हम नॉन कॉर्डेट फाइलम डिस्कस कर रहे थे। Okay, let me start the revision part of the chapter 4 animal kingdom, and in the previous class we have discussed about the non-chordate phyla up to the arthropods. Okay beta, now the next phylum is mollusca. Okay, चलिए बेटा, मैंने बताया था कि जो आपने बेस लर्न करोगे वो ही इनके फीचर बन सकते हैं ना, और आपको 5 to 10 इंपॉर्टेंट फीचर आपको लर्न करने हैं और बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में, और 3 से 4 एग्जांपल्स लर्न करने हैं। तो बेटा जो मोलस्का है ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मरीन होते हैं, ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये सीलोमेट होते हैं, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, ये प्रोटोस्टोमिक होते हैं, यानी कि इनके ब्लास्टोपोर से माउथ डेवलप होता है, ठीक है, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और जो ब्लड है वो ओपनली फ्लो होता है इनके अंदर, ठीक है बेटा। इनमें एक ब्लू कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, इनके ब्लड में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम हीमोसाइनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोसाइनिन कहते हैं। तो जिसके अंदर कॉपर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है बेटा, लेकिन मॉलस्क एनिमल्स का जो ब्लड होता है वो ब्लूइश होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उसके ब्लड के अंदर हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है जो कि कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है। ओके बेटा, इनकी जो बॉडी है उसको हेड, विसरल मास और फुट में हम डिवाइड करते हैं, और इनका जो विसरल पार्ट है, ठीक है ना, उसके बाहर जो है एक फोल्ड होता है स्किन का जिसे हम मेंटल कहते हैं, और मेंटल और उस विसरल मास के बीच की जो कैविटी है उसे हम मेंटल कैविटी कहते हैं। और इनमें जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के थ्रू होता है, और ये ओपन होता है मेंटल कैविटी में, और कुछ पार्ट एक्सक्रीशन में भी रोल प्ले करता है जो गिल्स हैं, ठीक है ना। इनके गिल्स को हम टीनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? टीनिडिया कहते हैं। और इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है वो भी मेंटल कैविटी में ओपन होता है, और इनमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। और फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन क्या पाया जाता है? एक्सटर्नल पाया जाता है इनमें। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और इनके लार्वा को, इनका लार्वा का नाम है ग्लोकीडियम वेलिजर। ग्लोकीडियम वेलिजर, ये इनके लार्वा स्टेजेस के नेम हैं। अच्छा बच्चों, इनके जो माउथ है वहां पर एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो कि जिसमें ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ पाए जाते हैं, और उसे हम रेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडुला कहते हैं। और इनमें एक्सक्रीशन के लिए किडनीज पाई जाती है। दे हैव द किडनीज फॉर द एक्सक्रीशन। ओके बेटा। और इनमें फुट पाए जाते हैं मूवमेंट के लिए। क्या पाए जाते हैं? फुट पाए जाते हैं मूवमेंट के लिए। ओके बेटा। तो इस तरीके से, तो ये दीज आर द बायलैटरल सिमेट्रिक, ये बायलैटरल सिमेट्रिक होते हैं। ओके बेटा। तो ये काफी, मैंने शायद 10 से भी ज्यादा फीचर बता दिया आपको। अंडरस्टूड। और इनके एग्जांपल हैं पाइला है, यूनियो है, ठीक है ना, ऑक्टोपस है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस फाइलम। ओके, अंडरस्टूड। चलिए 9th लेते हैं हम, क्योंकि बच्चों अपन क्विक रिवीजन कर रहे हैं। मैंने आपको ये पहले बहुत ज्यादा डिटेल में करा रखा है, तो रिवीजन के दौरान मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूं आपको, आपको लर्निंग के हिसाब से समझा रहा हूं, है ना। हाँ, एक चीज और बच्चों, जो मॉलस्क एनिमल है इनके बाहर इनकी जो मेंटल होती है, उस मेंटल से एक कवरिंग बनती है, एक कवरिंग रिलीज होती है जिसे हम जो शेल कहते हैं, कवच कहते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्या बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉल्चियोलिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, उससे बना होता है, ठीक है ना। तो ये कवच जो है मेंटल से रिलीज होता है, ठीक है, जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा यानी कि इसमें स्पाइन पाया जाता है, और इनकी स्किन के अंदर एक स्पाइन पाया जाता है। ये मोस्टली एक्वेटिक मतलब मरीन वाटर में पाए जाते हैं।
और इनका जो अडल्ट होता है उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन इसका जो लार्वा है उसमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये सीलोमेट होते हैं, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जिसे हम एम्बुलेक्रल सिस्टम कहते हैं, इनमें मूवमेंट के लिए और ट्यूब फीट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ट्यूब फीट पाए जाते हैं। इनमें डिफ्यूजन के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक्सक्रीशन भी डिफ्यूजन के द्वारा पॉसिबल होता है इनमें, ठीक है ना, डिफ्यूजन होता है, ठीक है। इनमें ओटोटोमी, जो स्टारफिश है उनमें ओटोटोमी देखने को मिलती है, यानी कि इनकी जो आर्म्स हैं वो कट जाती है, अलग हो जाती हैं, ठीक है ना, तो इसे हम ओटोटोमी कहते हैं। इस तरीके से इनमें जो माउथ होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो जो माउथ है वो नीचे की तरफ होता है, वेंट्रल होता है, और जो एनस है वो ऊपर की ओर होता है, ठीक है ना। माउथ जो ओरल साइड है वो वेंट्रल साइड में होता है, और जो एबोरल पार्ट है वो डॉर्सल पार्ट होता है, ठीक है ना। और इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और इनके अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग क्लासेज हैं, जिनके काफी सारे अलग अलग लार्वा स्टेजेस हैं, है ना। जैसे कि बाइपेनेरिया एक लार्वा स्टेज है, ठीक है ना, तो काफी सारी लार्वा स्टेजेस हैं इनमें। और इनके एग्जांपल स्टारफिश हैं, एस्टेरियाज जिसे कहते हैं, इकाइनोप्लूटियस है, ठीक है ना। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इकाइनोडर्म। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके बेटा, क्लियर है? मतलब 10 फीचर कर लेते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स को आप ले लेते हैं, तो मैं कह रहा हूं बच्चों आप अच्छे से तैयारी कर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए 10th लेते हैं। 10th लेते हैं हम फाइलम हेमिकॉर्डेटा। 10th फाइलम क्या है? हेमिकॉर्डेटा। ओके बेटा, अब आपको बताऊं बच्चों, पहले ये जो ग्रुप है ना, ये कॉर्डेटा में इंक्लूड किया गया था, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो बक्कल कैविटी है ना, वो एनफोल्ड होके बाहर की ओर एमर्ज्ड होती है, ठीक है ना, जिसे हम बक्कल डाइवर्टिक्यूलम कहते हैं। तो पहले ये कंफ्यूजन हो गया था कि शायद ये नोटोकॉर्ड है, तो पहले कुछ टाइम तक इसको नोटोकॉर्ड में स्टडी किया गया, वहां इसको क्लासिफाई किया गया। लेकिन धीरे धीरे जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि ये तो बक्कल डाइवर्टिक्यूलम है, जो बक्कल कैविटी है उसका एनफोल्डेड पार्ट है। तो फिर ये कंफ्यूजन दूर हो गया और इस ग्रुप को उठा के किस में रख दिया, वापस से इसको रख दिया नॉन कॉर्डेटा ग्रुप के अंदर रख दिया। क्लियर हो गई बात आपकी? तो इन्हें हम हेमिकॉर्डेट इसी वजह से कहते हैं। क्लियर हो गई बात? इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। इनकी बॉडी क्या होती है? सिलेंड्रिकल होती है। और इनकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं इनकी बॉडी को। सिलेंड्रिकल होती है, लॉन्ग बॉडी होती है, ठीक है ना। और इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनके ब्लड, वैसे ब्लड कलरलेस होता है इनका, लेकिन ब्लड के अंदर एक वेनेडियम नाम का पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वेनेडियम नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है इनके ब्लड में। और इनमें ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये सीलोमेट होते हैं, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव कैनाल होती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब होती है इनके अंदर। और इनके अंदर जो एक्सक्रीशन है वो ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। जो प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, इनका आगे का पार्ट प्रोबोसिस ग्लैंड है, तो प्रोबोसिस ग्लैंड और ग्लोमेरुलस के द्वारा इनमें एक्सक्रीशन पाया जाता है। और इनमें मेल और फीमेल जो हैं अलग होते हैं। और एक्सटर्नल, ठीक है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है क्योंकि एक्वेटिक होते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इनकी लार्वा स्टेज का नाम है टॉर्नेरिया। क्या नाम है? जो लार्वा स्टेज है इनकी वो है टॉर्नेरिया लार्वा, है ना। तो ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। टॉर्नेरिया लार्वा स्टेज इनमें पाए। ये जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें ना, ये सारी नीट, एम्स और जो हायर एग्जाम है वो उस लेवल की है ना, जो कि मैंने पढ़ाते समय आपको खूब डिटेल में पढ़ाई है ना। लेकिन जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस समय आप थोड़ा सा आप इनको एनसीईआरटी बेस्ड लेते हुए तैयारी करें, ठीक है ना। तो ये चीज होगी बेटा। टॉर्नेरिया लार्वा स्टेज पाई जाती है। और इनके एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस। क्या एग्जाम्पल है इनका? बेलेनोग्लोसस एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। तो मेरे हिसाब से आपको नॉन कॉर्डेट जो फाइलम है
वो सारे लर्न हो गए हैं। आज ही आप क्या करना बेटा, इस चैप्टर को तैयारी करना, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो ईच फाइलम है उसके अंदर आप 10 फीचर लर्न कर लीजिए, और उनमें भी जो मेन फीचर वो ट्रिप्लोप्लास्टिक, सीलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब, ये जैसे पॉइंट है ना, ये 5-7 पॉइंट तो यही आपके तैयार हो जाएंगे। 3 या 4 पॉइंट ऐसे तैयार करना जो उस फाइलम की स्पेशलिटी है। जैसे कि सिलेंट्रेटा अपन ने किया, तो सिलेंट्रेटा के अंदर नीडोब्लास्ट जो सेल्स है, जो नीडोसाइट सेल्स है, वो स्पेशलिटी है उस फाइलम की। तो आप कैसे तैयारी करोगे कि जैसे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब है, ओपन या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस बेसिस पर आपको क्या करना है, 5 से 7 पॉइंट तो वैसे तैयार करने हैं आपको। ओके बेटा, 5 to 7 पॉइंट वैसे तैयार करना है। 3 से 4 पॉइंट ऐसे लर्न करना जो स्पेशलिटी है उस पर्टिकुलर फाइलम की। क्लियर होगी बात? तो मैं बेटा आपको पूरा गारंटीड कह रहा हूं कि आपकी लर्निंग बहुत शानदार रहेगी इस चैप्टर की, ठीक है ना। और लार्वा स्टेज को आप हर ग्रुप में, कोई लार्वा स्टेज है तो उसको आप कॉपी में अलग से लिख लो कि भाई पॉरीफेरा का ये लार्वा है, इसका ये लार्वा है, ठीक है ना। तो उस लार्वा स्टेज को आप बार बार 2-3 बार रीड आउट करो तो आपको लार्वा स्टेजेस याद हो जाएंगे, ठीक है ना। 2-2, 3-3 एग्जाम्पल भी आप लिख लो और उनको बार बार पढ़ो आप, तो अपने आप ही लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। रटना नहीं है आपको, आपको समझते हुए चलना है। आप किसी चीज को हैबिचुअल हो जाते हो तो वो आपके दिमाग में एकदम घर कर जाता है, ठीक है ना। लेकिन आप किसी चीज को प्रेशराइज करके लर्न करने की कोशिश करते हो तो टेम्परेरी लर्निंग होती है। हमेशा आप सीखने की ओर आगे बढ़ो। आप, मेरी बात समझ में आ रही है? आप किसी भी टॉपिक को रटो मत, कंटेंट बहुत ज्यादा है, रट रट के पार पढ़ने वाली है नहीं आपकी, ठीक है ना। हाँ, आप उस टॉपिक को अच्छे से रीड करो, समझो उसको, 1 से 2 बार रीड आउट करो, 3 बार रीड आउट करो, तो धीरे धीरे क्या है कि आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे और वो चीजें आपके दिमाग में अपने आप ही बैठने लग जाएंगी। तो इस तरीके से लर्निंग करोगे तो आप बायो में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, नॉन कोडेड फाइला कौन कौन से हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। ओके बेटा, ये 10 फाइला थे। 11th फाइला है कॉर्डेट फाइला, ठीक है बेटा। तो मैं उसकी टेबल बनाता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं।
बच्चों ये टेबल इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि एक आउटलाइन तैयार हो जाए, आपको ध्यान पड़ जाए कि कॉर्डेटा के अंदर क्या क्या ग्रुप्स हैं। ओके, या रेप्टिलिया, यस बच्चों। अब देखिए बच्चों, एक तो मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि कई लोगों के दिमाग में ये चीज रहती है, काफी सारे लोग जो बात करते हैं कि बायो एक इजी सब्जेक्ट है। बच्चों मैं आपको कहूंगा बायो बिल्कुल भी इजी सब्जेक्ट नहीं है। और मैं तो कहूँ कोई भी सब्जेक्ट तो समय मांगता है, सिटिंग मांगता है। अगर उस सब्जेक्ट को डेप्थ में समझना है आपको, तो उस सब्जेक्ट के लिए आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि आपने साइंस ली है तो आप अपने काम को एंजॉय करने लग जाओ, आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय करो बच्चों। जैसे आप टीवी देखना पसंद करते हो, खेलना पसंद करते हो, बातें करना पसंद करते हो, आप रोजाना 3 से 4 घंटे 5 घंटे अपनी पढ़ाई को इन्वेस्ट करो। आप धीरे धीरे आपको जब नॉलेज बढ़ेगा ना, तो अपने आप ही एक आपको एंजॉय आने लगेगा, पढ़ाई के अंदर एक मजा आने लगेगा। तो कम से कम मिनिमम बायो के लिए आप 1 सवा घंटा आप निकालिए, ठीक है। बच्चों बायो में सबसे चैलेंजिंग जो चीज ये है टर्मिनोलॉजी। बायो की जो टर्मिनोलॉजी है वो इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी है, इतनी हार्ड है कि आपको उसकी डिक्शनरी नहीं मिलेगी। आप चाहो कि कोई टर्म है उसको डिक्शनरी में ढूंढ लें, नहीं मिलेगी। और पर्टिकुलर कोई डिक्शनरी मिलती भी नहीं है मार्केट में, ठीक है ना। तो उसका तरीका यही है कि आप डेली पढ़ो, और उस पढ़ाई के दौरान जो भी न्यू वर्ड्स आते हैं वो आप समझिए, मेरे से पूछिए। तो धीरे धीरे क्या होगी कि आपकी बायो की जो वोकेबलरी है वो इंप्रूव होती चली जाएगी, ठीक है। एक तो ये थी, ये बात होगी। दूसरा, आप डायग्रामेटिकली तैयारी करना सीखें आप। जैसे कि चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है, तो पूरा का पूरा चैप्टर ही डायग्रामेटिक तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। डायग्राम की प्रैक्टिस करें। जनरली क्या होता है कि जब अपन डायग्राम बनाते हैं तो अपन को बोरियत सी होती है, अपन जी चुराते हैं, अपन सोचते हैं बाद में बना लेंगे। नहीं बेटा, जहां भी डायग्राम आए ऑन द स्पॉट वहीं पर बनाना स्टार्ट कर दें आप। तो जब आप खुद डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम अगर आपके अच्छे बनेंगे तो वो आपको एक री इन्फोर्समेंट देंगे, वो आपको एक इन्फोर्समेंट देंगे, आपको एक पुनर्बलन देंगे, जिससे क्या है आप उस काम को बार बार करेंगे और आपके डायग्रामेटिक जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चलेगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा। बच्चों जो फाइलम कॉर्डेटा है उनको दो डिविजन्स के अंदर, उनको दो डिविजन्स के अंदर क्लासिफाई किया गया, ठीक है ना, सॉरी, दो सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया। एक तो है ए क्रेनिएटा, इसे हम प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं, और एक एक क्रेनिएटा, इसे हम यू कॉर्डेटा कहते हैं। जो ए क्रेनिएटा ग्रुप है, इनके अंदर क्रेनियम नहीं पाया जाता, स्कल नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, ए क्रेनिएटा हो गए, इन्हें हम प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं, और मोस्टली ये मरीन वाटर में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। सेकेंड एटम क्रेनिएटा। क्रेनिएटा वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर ब्रेन जो है स्कल के अंदर या क्रेनियम के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, ओके। तो इन्हें हम यू कॉर्डेटा भी कहते हैं। थोड़ा इनमें और डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो हो गए इनके सब फाइलम। अब सब फाइलम में भी इसके अंदर दो क्लासेज हैं, एक तो है यूरोकॉर्डेटा और एक है सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। जबकि इनके अंदर दो डिवीजन है। पहले वो दो डिवीजन कौन से हैं, एक तो है एग्नेथा और सेकंड है नेथोस्टोमेटा। जो एग्नेथा है इसके अंदर जॉ नहीं पाए जाते, यानी कि ये जो एनिमल हैं, ये जो कॉर्डेट हैं, ये जॉ लेस होते हैं, जबड़े नहीं पाए जाते हैं।
ठीक है ना। तो इनके अंदर सिर्फ एक ही क्लास है, उसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। ओके बेटा। सेकंड हम लेते हैं, सेकंड डिवीजन है नेफ्रोस्टोमेटा, जिनके अंदर जॉ पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाते हैं। ओके बेटा। तो इनके अंदर इनको भी दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक तो पिसिस और एक है टेट्रापोडा। जो पिसिस है इसके अंदर दो क्लासेस हैं, कॉन्ड्रिक्सिस। जो पिसिस है इनमें मछलियां, पिसिस को क्लासिफाई किया जाता है। इनमें दो क्लासेस हैं, एक तो है कॉन्ड्रिक्सिस और सेकंड है ऑस्टिक्सिस। ओके। और जो टेट्रापोडा है इसके अंदर 4 क्लासेस हैं। फर्स्ट है एम्फीबिया, सेकंड है रेप्टिलिया, थर्ड है एविस एंड फोर्थ वन इज द मैमलिया। ओके बेटा, मैमेलिया। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब बात करते हैं कॉर्डेटा का बेस क्या है। बच्चों, डाइजेस्टिव कैनाल, जो कॉर्डेट एनिमल होते हैं उनकी पूरी लाइफ में या लाइफ के किसी एक पार्ट में, ठीक है ना, जो डाइजेस्टिव कैनाल है उसके ऊपर एक हार्ड कोड पाई जाती है। इस हार्ड कोड को हम कहते हैं नोटोकोड, जो कि सपोर्टिव होती है बॉडी के लिए। और उसके बाहर फिर नर्व कोड डेवलप होती है उसके ऊपर की तरफ, यानी कि नोटोकोड नर्व कोड एंड डाइजेस्टिव कैनाल के बीच में पाई जाती है। ध्यान रखें आप, ठीक है बेटा। तो ये बेस है। तो जिनमें नोटोकोड उसकी एम्ब्रियो स्टेज में किसी एनिमल के या उसकी लाइफ के दौरान या पूरी लाइफ में ही पाई जाती है, तो फिर ऐसे एनिमल्स हम क्या कहते हैं, कॉर्डेट एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्डेट एनिमल्स कहते हैं। तो ये डेवलप होते हैं, इनमें ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये सीलोमेट होते हैं, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, ये ड्यूटेरोस्टोमिक होते हैं, इनमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जा सकता है या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जा सकता है, इनमें कुछ में लार्वा स्टेजेस पाई जाती है, इनमें ब्रेन का डेवलपमेंट होता है और इनमें नर्वस सिस्टम फैला रहता है, जो न्यूरॉन्स हैं वो फैली रहती है बॉडी के अंदर। तो ये फीचर हैं इनके जो फिक्स्ड हैं, ठीक है ना। अब हम इनको और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक रेनिएटा ग्रुप की, जिसे हम प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। और ये सब फाइलम है, इसके अंदर 2 क्लासेस हैं, एक तो यूरोकॉर्डेटा और एक है सिफेलोकॉर्डेटा। बच्चों, यहाँ पर यूरो का मतलब होता है टेल, यूरो का मीन क्या होता है, टेल, और कॉर्ड मतलब नोटोकॉर्ड, ठीक है ना। तो इन एनिमल्स की जो लार्वा होती है ना, लार्वा की पूंछ के अंदर, लार्वा की टेल के अंदर, किसमें, यूरोकॉर्डेटा की लार्वा की टेल के अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। और जब ये डेवलप होते हैं, अडल्ट होते हैं, तो वो नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो जाती है, यानी कि इनकी लाइफ में केवल लार्वा के अंदर ही नोटोकॉर्ड पाई जाती है। यानी कि मैं अगर ऐसा कहूं कि यूरोकॉर्डेट का जो लार्वा है वो ज्यादा डेवलप्ड होता है, जो यूरोकॉर्डेट का लार्वा है वो ज्यादा डेवलप होता है। क्लियर होगी बात। जो अडल्ट है वो लेस डेवलप होता है। इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। दोबारा सुन लीजिए, लार्वा से अडल्ट का डेवलपमेंट कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। लेकिन अगर ऐसा एनिमल जिसका लार्वा ज्यादा डेवलप है और अडल्ट लेस डेवलप है, तो दिस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो ये किसमें देखने को मिलता है, ये यूरोकॉर्डेट एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। ये सारे मरीन हैं, ये एनिमल्स मरीन होते हैं, और इनमें ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये सीलोमेट है, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनमें हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, ठीक है ना। और इनमें गिल्स पाए जाते हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। 5 to 7 पेयर्स गिल स्लिट्स या गिल्स पाए जाते हैं, जहां से ये गैसेस का एक्सचेंज होता है। और इनके बाहर जो है एक ट्यूनिसिन का कवच पाया जाता है, इनके बाहर, बॉडी के बाहर ट्यूनिसिन की कवरिंग पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए इन एनिमल्स को हम ट्यूनिकेटा कहते हैं। और इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है, ठीक है ना। इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। क्लियर हो गई बात आपके। और इनके एग्जाम्पल हैं, एक तो है साल्पा, डोलियोलम, ठीक है ना, वो इनके एग्जाम्पल हैं। क्लियर होगी बात आपके। तो ये यूरोकॉर्डेट हो गया। सेकंड लेते हैं हम सिफेलोकॉर्डेटा। जो सिफेलोकॉर्डेट एनिमल हैं बच्चों, इनकी बॉडी लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, लॉन्ग इलोंगेटेड बॉडी होती है इनकी। और
ये ट्रिप्लोब्लास्ट हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये सीलोमेट है, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें जो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट इनका टू चैम्बर्ड होता है, और इनमें गिल्स पाए जाते हैं फॉर द गैसियस एक्सचेंज, और इनमें मेल और फीमेल अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। और इनमें इंटरनल या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल सकता है, और लार्वा स्टेज इनमें पाई जा सकती है। इनके एग्जाम्पल है एम्फीऑक्सस। एम्फीऑक्सस जो है, जिसे जिसे हम हैग फिश भी कहते हैं, वो इनका एग्जाम्पल है। तो बेटा मेरे मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया। और इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जो सिफेलोपोडेट एनिमल है उनकी पूरी लाइफ के दौरान नोटोकोड पाई जाती है। इनके पूरी बॉडी के अंदर डॉर्सल पार्ट में, इनकी पूरी बॉडी के अंदर डॉर्सल पार्ट में नोटोकोड पाई जाती है इन द होल लाइफ। इनकी पूरी लाइफ के अंदर नोटोकोड पाई जाती है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर है बेटा। चलिए सिंपली चलेंगे अपन, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। भी मेरा सोचना क्या है बच्चों, मेरा सोचना यह है कि जीवन में जो लर्निंग है ना, वो सिंपल टू हार्ड होती है। क्या होती है? सिंपल टू हार्ड होती है। आप कोई भी चीज या कोई भी वर्क या कोई भी स्पोर्ट या कोई भी सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं, तो आप सिंपल टू हार्ड चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जब हम सिंपल चीजें करेंगे तो हमें एंजॉय आएगा और मजा आएगा कि हम वो कर पा रहे हैं, हमें एक री इन्फोर्समेंट मिलेगा, तो उस काम को हम बार बार करेंगे। अगर हम पहली बार में अगर हार्ड चीजों को करने लगेंगे तो शायद हम नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा जो लर्निंग होती है, जो सीखना होता है, वो सिंपल टू हार्ड होता है, ठीक है ना। तो आप अपने जीवन में कॉन्टिन्यूअसली आप अपने एफर्ट्स लगाते जाइए अपने सब्जेक्ट के लिए। क्लियर होगी बात आपके। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों हम क्रेनिएटा, और इसे हम यू कॉर्डेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यू कॉर्डेटा भी कहते हैं। 4 मिनट्स ही रह रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इनमें दो डिवीजन है। एग्नेथा ये जॉ लेस होते हैं, इनका इसका जो क्लास है वो साइक्लोस्टोमेटा है। इनका जो मुंह होता है वो सक्टोरियल होता है, मतलब गोल होता है, सक्टोरियल होता है, जबड़े नहीं पाए जाते। क्लियर होगी बात। बॉडी इलोंगेटेड होती है, हार्ट टू चैम्बर्ड होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं ये, ठीक है ना। मेल फीमेल अलग होते हैं, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है इनके अंदर। गिल्स के द्वारा इनमें रेस्पिरेशन होता है, गिल्स के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है बेटा। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो साइक्लोस्टोम होते हैं, इनका जो मुंह होता है ना, वो सक्टोरियल होता है, राउंडेड फॉर्म में होता है, जॉ नहीं पाए जाते। क्लियर होगी बात आपके। तो इस तरीके से जो बच्चों चलो अपन इस इन दोनों ही ग्रुप को कल एक बार कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।